नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है केएफए की पावर में। आज हम पढ़ने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर प्रारंभिक शिक्षा एवं नवीन प्रयास के शॉर्ट क्वेश्चन, उन्हें लघु क्वेश्चन भी कहते हैं। ठीक है, ये सभी प्रश्न परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं, इसीलिए वीडियो को जरूर देखें। और अगर आपने इस चैप्टर के एमसीक्यूज या वेरी शॉर्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले वो वाली वीडियो जाकर ज़रूर देख लें, क्योंकि उससे आपकी बेसिक तैयारी हो जाएगी। चलिए तो अब बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन नवीन प्रयास, और ये 2016 का पेपर है, प्रीवियस पेपर है। चलिए तो बिना देर किए क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको देख लेते हैं। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न, हमारे देश में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? तो देखिए, इसका उत्तर है भारत में बहुत से बच्चे गरीबी, अशिक्षा और परिवार की आर्थिक कमजोरी स्थिति के कारण छोटी उम्र में ही काम करने लगते हैं। इससे इससे वे स्कूल नहीं जा पाते और उनका शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास रुक जाता है। बाल श्रम बाल श्रम समाज और देश के विकास के लिए भी हानिकारक है। इसीलिए बाल श्रम को रोकने और बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना शुरू की गई। इसके अंतर्गत श्रमिक बच्चों को काम से हटाकर विशेष विद्यालयों में शिक्षा, भोजन, स्वास्थ्य सुविधा और प्रशिक्षण दिया जाता है। तो आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या पूछा है प्रश्न में हमसे? हमारे देश में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की क्यों आवश्यकता पड़ी? तो क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे छोटी सी उम्र में पढ़ाई की जगह काम करने लगते हैं। वो भी इसमें भी कारण है, वो कोई खुशी से काम नहीं करते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति मतलब मजबूत नहीं होती है, बहुत कमजोर होती है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि समाज की जागरूकता कम होती है इसमें, क्योंकि समाज भी इन चीजों को इग्नोर करता है, देख के भी अनदेखा कर देता है कि अभी छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, कुछ लोगों को आपने देखा होगा जरा-जरा से बच्चों को अपनी दुकान पे काम दे देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। न्यूनतम अधिकतम स्तर की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। यह प्रथम स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता के लिए किस प्रकार सहायक है? चलिए देखते हैं। न्यूनतम न्यूनतम अधिगम स्तर एमएलएल से अवश्य उन आवश्यक ज्ञान, कौशल और क्षमताओं से है जिन्हें प्रत्येक विद्यार्थी को किसी कक्षा में अंत तक अवश्य प्राप्त करना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को शिक्षा का एक न्यूनतम स्तर प्राप्त हो सके। यह प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक है, क्योंकि इससे शिक्षण के स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित होते हैं। विद्यार्थी की प्रगति का सही मूल्यांकन किया जा सकता है और कमजोर छात्रों को पहचान कर उन्हें विशेष सहायता प्रदान की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा बिन बोझ के संदर्भ में यशपाल समिति के मुख्य सुझाव लिखिए। सुझाव क्या थे? चलिए देखते हैं। यशपाल समिति 1993 ने 93 ने शिक्षा बिन बोझ रिपोर्ट में सुझाव दिया कि बच्चों पर पढ़ाई का अनावश्यक बोझ कम किया जाए, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को सरल कम किया जाए तथा रटने की प्रवृत्ति के स्थान पर समझा और रचनात्मक पर जोर दिया जाए। परीक्षा
प्रणाली परीक्षा प्रणाली को अधिक लचीला बनाया जाए और शिक्षण को बच्चों के अनुभवों व दैनिक जीवन से जोड़ा जाए तथा साथ ही शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक की हो तथा बच्चे और रुचिकार गतिविधियां आधारित बनाए जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में डीएलएड लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय केंद्रीय दस्तकारी के द्वारा संपूर्ण शिक्षा केंद्रीय दस्तकारी के द्वारा संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जा सकती है। इस कथन के आधार पर बुनियादी शिक्षा की समीक्षा कीजिए। चलिए देखिए, महात्मा गांधी द्वारा महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत 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 बुनियादी शिक्षा में सॉरी फ्रेंड महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत बुनियादी शिक्षा का केंद्र दस्तकारी हस्तकला को बनाया गया है। इसका उद्देश्य कार्य करते हुए सिखाना था, परंतु केवल दस्तकारी के माध्यम के सभी विषयों को ज्ञान देना कठिन माना गया है। इससे कई बार पढ़ाई के स्तर सीमित रह जाता है और सभी बौद्धिक विषयों का समुचित विकास नहीं हो पाता है। इसीलिए बुनियादी शिक्षा की यह आलोचना की गई है कि संपूर्ण और संतुलित शिक्षा के लिए केवल दस्तकारी को केंद्रित मानना पर्याप्त नहीं है। अच्छा, ये किसके द्वारा दी गई थी? ये महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको एमसीक्यूज भी पढ़ने हैं तो मेरे चैनल पर इसकी एमसीक्यूज वाली वीडियो पहले से ही अपलोड है, उसे जरूर देख लें। इससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। देखिए, निष्पदन सिद्धांत क्या है? अच्छा, निष्पदन सिद्धांत क्या है? चलिए पढ़ लेते हैं निष्पदन सिद्धांत क्या है। निष्पदन सिद्धांत क्या है? निष्पदन सिद्धांत के अनुसार शिक्षा या ज्ञान को सीधे विद्यार्थियों पर नहीं थोपा जाना चाहिए, बल्कि उसे उनकी आयु, रुचि और समझ के अनुसार छन 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 कर फिल्टर होकर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इससे सिद्धांतों में इसमें विद्यार्थी हो गया, ऐसे गलत टाइप हो गया, यहाँ गलत ही हो गया था। विद्यार्थी होगा, विद्यार्थियों में सिद्धांत नहीं 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 नहीं, सही है, सॉरी ठीक है। सिद्धांतों में शिक्षक का कार्य होता है कि वह ज्ञान को सरल, उपयुक्त और आवश्यक रूप से छात्रों तक पहुंचाए। विद्यार्थियों इससे विद्यार्थी इससे विद्यार्थी विषय आसानी से समझ पाते हैं और सीखना अधिक प्रभावी बन जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वेरी दोस्तों वेरी शॉर्ट आंसर पढ़ने से पहले एमसीक्यूज करना बहुत जरूरी है। इसीलिए अगर आपने मेरी एमसीक्यूज वाली क्लास नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, पहले उसे देख लीजिए जिससे आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ समझ में आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अठारह सौ तेरह के आज्ञा आज्ञा पत्र ने भारतीय शिक्षा के इतिहास को किस प्रकार नई दिशा दिखाई प्रदान की। देखिए 1800 1813 में भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। 1813 भारतीय शिक्षा के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना थी। इस आज्ञा पत्र द्वारा पहली बार अंग्रेजी सरकार ने भारत में शिक्षा के प्रयास की जिम्मेदारी स्वीकार की। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत प्रति वर्ष लाख रुपए लाख रुपए शिक्षा के विकास के लिए निर्धारित किए गए। साथ ही भारत साथ ही भारत में साथ ही भारत में पश पश्चात ज्ञान विज्ञान और साहित्य के प्रसार को प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार 1813 का आज्ञा पत्र आज्ञा पत्र भारतीय शिक्षा के विकास और आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत में एक नई दिशा देने वाला सिद्ध हुआ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए दोस्तों, अगर आप डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही है, जिससे मैं और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आ सकूं। और कमेंट में जरूर बताइए कि अगली वीडियो में आप किस विषय के प्रश्न चाहते हैं, प्रारंभिक शिक्षा या वर्तमान भारतीय या हिंदी इंग्लिश, जिसको भी आप चाहते हैं वो मुझे आप कमेंट में बताइए। जिस भी सब्जेक्ट की वीडियो आप चाहते हैं मैं आपको वो सब्जेक्ट की वीडियो बना के दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। और जिसने भी अभी तक एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर नहीं देखे हैं तो उनकी वीडियो पहले से ही मेरे चैनल पर अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। जिससे उसके बाद आप इस वीडियो को देखना जिससे आपको पूरा समझ में आए पढ़ाया हुआ मेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा उन्नयन 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 हेतु दिए गए सुझाव लिखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा के विकास और सुधार पर विशेष बल दिया गया था। इसके अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना द्वारा विद्यालयों में भवन, फर्नीचर और शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करने का मुख्य सुझाव दिया गया था। प्रत्येक प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षकों की नियुक्ति पर जोर दिया गया था। बालिका शिक्षा और पिछड़े वर्गों
पिछड़े वर्गों की शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। साथ ही शिक्षकों के प्रशिक्षण, शिक्षा की गुण गुणवत्ता में सुधार तथा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करने का विशेष ध्यान दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का मुख्य मुख्य समस्या लिखिए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्या लिखिए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विकास में अनेक समस्याएं सामने आती हैं। सबसे बड़ी समस्या प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है। ग्रामीण क्षेत्र में पूर्व प्राथमिक विद्यालय का अभाव पाया जाता है। कई स्थानों पर शिक्षण सामग्री और खेल सामग्री पर्याप्त नहीं होती है। इसके अलावा आर्थिक संसाधनों संसाधनों साधनों की कमी तथा माता-पिता की जागरूकता का अभाव प्रमुख समस्या है। सरकारी स्तर पर समुचित नियंत्रण और योजनाओं की कमी के कारण भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा का समुचित विकास नहीं हो पाता। चलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट में मैं आपको इम्पोर्टेंट वाले जो एग्जाम में आने की संभावना होगी वो क्वेश्चन कराऊंगी, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या अभिप्राय है या क्या आप समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो सार्वभौमिकरण क्या है, चलिए इसको देखते हैं। शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ है कि समाज के प्रत्येक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना है। अगर आपसे पूछा जाए उसमें भी आ जाता है, वेरी शॉर्ट में भी क्वेश्चन आ जाता है। अगर वेरी शॉर्ट में है तो ये दो मतलब 25 लगभग उसमें 25 शब्द मांगता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण करण का अर्थ है कि समाज के प्रत्येक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना इसका उसके सॉरी इसका उद्देश्य है या इसका अर्थ है, यही इसका अर्थ है। ठीक है, इसका उद्देश्य यह है कि निर्धारित आयु वर्ग के सभी बच्चे विद्यालय में प्रवेश लें, नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त करें और अपनी पढ़ाई पूरी पूरी करें। इसके अंतर्गत प्रवेश, निरंतरता और उपलब्धि 3 प्रमुख तत्व माने जाते हैं। इस प्रकार शिक्षा का सार्वभौमिकरण शिक्षा में समान अवसर प्रदान करने और समाज के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे मुझे और भी वीडियो लाने का अवसर मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये आज की हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा सुरेखा 2005 के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। चलिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शन सिद्धांतों का उद्देश्य शिक्षा को अधिक प्रभावी और बाल केंद्रित बनाना है। इसमें रटने की प्रवृत्ति को कम कर समझना आधारित अधिगम बल पर दिया गया है। शिक्षा को बालक के अनुभवों और जीवन जीवन से जोड़ने की बात की गई है।
गतिविधि आधारित शिक्षण, समान अवसर और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। साथ ही स्थानीय ज्ञान, संस्कृति और पर्यावरण को भी पाठ्यक्रम में स्थान देने पर जोर दिया गया है। क्या किया गया तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों की विवेचना। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद है ये लघु प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं डीएलएड के सभी सब्जेक्ट की ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अभी डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में जाकर एमसीक्यूज वाली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि एमसीक्यूज वाली वीडियो और वेरी शॉर्ट वाली वीडियो जरूर देख लें, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाए। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।